11th क्लास बेटा, वेलकम अगेन। तो यार फ्रिक्शन वाला टॉपिक चल रहा है। फ्रिक्शन के 2 लेक्चर हो गए। न्यूमेरिकल्स किए आपने, अच्छे न्यूमेरिकल किए बेटा, बढ़िया है। इतने तो अब करने चाहिए, करनी पड़ेंगे। अब हम बेटा इस चैप्टर की भी, जो फ्रिक्शन वाला पार्ट है ना, इसकी भी अगली स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमने डिस्कस करना है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद में सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल को फ्रिक्शन के साथ कंबाइन करेंगे, इकट्ठे कंसेप्ट आएंगे। ओवरऑल अपना चैप्टर जो है फोर्स है। फर्स्ट पार्ट लॉज ऑफ मोशन, वो अलग चीज होगी, चलो 7-8 लेक्चर उसके लगे। उसके बाद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो थ्योरी वाला पार्ट है बेटा, वो तो 2 ही लेक्चर में खत्म हो गया अपना। अब सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कस करके फिर से उसमें फ्रिक्शन की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी लेकर आएंगे। न्यूमेरिकल आपके चलते रहेंगे भाई, न्यूमेरिकल करते रहो। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक बेटा। हेडिंग डाल लो, सेंट्रीपिटल फोर्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों डिस्कस करते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा ही हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैंने बोला बेटा कोई खास बात नहीं। एक हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, उसमें भी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल नहीं सेंट्रीपिटल तो खैर आ ही गया था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये लगा लो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यार सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए एक फोर्स चाहिए, जिसके बिना सर्कुलर पाथ पॉसिबल ही नहीं है। चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। याद करो हमने कराया था कि इसको घुमाने के लिए भाई फोर्स चाहिए ही चाहिए। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो यही पॉइंट लेता हूं, तो इस पॉइंट पर पार्टिकल इधर जा रहा था यार, इट वॉज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो पार्टिकल तो इस दिशा में जा रहा था ना, इसकी ये वेलोसिटी थी। अब ये मुड़ा कैसे? मोड़ने के लिए इसको क्या लगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किस तरफ लगता है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये मुड़ गया, यहां पे इस तरफ जा रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स ने और मोड़ा। मान लो ये इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचता है। अब बेटा इस पॉइंट पर इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है। जब ये यहां पहुंच जाएगा तो इसकी स्पीड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी, और जब ये यहां पहुंच जाएगा इसकी स्पीड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी। तो जब ये इधर जा रहा था तो फिर मुड़ा भाई, मुड़ गया ना, जा इधर रहा था मुड़ गया। अब मोड़ कौन रहा है इसको? मोड़ रहा है मेरे भाई सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की ओर लग रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं बता रहे, आपने पढ़ी हुई है कि इट इज द नेसेसरी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स is the necessary force required to keep the object moving in circular path. It is the necessary force required to keep an object moving in circular path. It acts always towards the center of the circular path. ये हमेशा बेटा जी सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर ही लगेगा। जितनी भी चीजें घूम रही हैं, दे ऑल आर अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना फोर्स के कोई चीज घूम ही नहीं सकती यार, उसको सीधे ही जाना है। बिना अप्लाइड फोर्स के कोई चीज अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है। एक्सीलरेटेड मोशन है तो कोई ना कोई बाहर से एक्सीलरेशन लगाने वाला सोर्स होगा, यानी इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात खत्म करता हूं यार, सीधा काम की बात पे आते हैं, क्योंकि एक बार पहले पढ़ाया हुआ है कि इट इज द नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन
सर्कुलर पाथ। ओके, लिख लो, इट इज एन नेसेसरी फोर्स to keep an object या particle moving in circular path। ओके, या सेंट्रीपिटल फोर्स, अब ये बताने की भी जरूरत नहीं है, इसका फार्मूला क्या चलेगा, m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। जितनी पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो पता ही है तुम्हें, देखते रहना आप, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो इसी के करस्पॉन्डिंग एक होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये भी लिख लो, एक होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके जी, अब एक्सेलरेशन वैसे तो होती है फोर्स अपॉन मास। अगर बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन मास, यहां से अगर आप वैल्यू पुट करते हो सेंट्रीपिटल फोर्स की एम वी स्क्वायर बाय आर, नीचे एम में एम से एम कट जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, इट विल बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बेटा। तो ये भी याद रखना है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। मैं बोल रहा हूं सर्कुलर मोशन वाला, प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद एक सर्कुलर मोशन वाला पूरा लेक्चर था 1 घंटे से ऊपर का, उसमें यही चीजें डिस्कस हुई थी, बस सेंट्रीफ्यूगल नहीं हुआ, सेंट्रीपिटल तो हो ही गया था कि सर्कुलर मोशन में किसी भी चीज को घूमने के लिए, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, घुमाने वाला फोर्स तो चाहिए चाहिए, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए चाहिए, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी फिर लगेगी ही लगेगी। तो ये करते रहना यार, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की ओर लाने की कोशिश करता है। अब एक नई बात की ओर आते हैं, एक तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, अब इसी से रिलेटेड एक नई टर्म लेकर आते हैं, दैट इज टर्म्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके जी, तो अब टर्म लेकर आ रहे हैं एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो एक हो गया यार सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल की रिएक्शन के रूप में आता है। यार हमने कभी बोला होगा कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ऐसा नहीं है जो अपने आप में अकेला ही हो, फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स, जोड़ियों में लगते हैं फोर्सेस। एक्शन होगा तो रिएक्शन तो होगी ही होगी, अगर रिएक्शन है तो इसका मतलब एक्शन तो फिर हुआ ही होगा, तो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, उसकी रिएक्शन के रूप में एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको ना किताबों में स्यूडो फोर्सेस की कैटेगरी में डाला जाता है। अब स्यूडो फोर्सेस पढ़ेंगे हम कि स्यूडो फोर्स कहते हैं जो नकली फोर्स है, नकली मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन जिसका इफेक्ट जो है वो फील होता है। अब यार जितनी भी रिएक्शंस है ना, रिएक्शंस के रूप में जब लगते हैं तो वो एक तरह के स्यूडो फोर्सेस है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी स्यूडो फोर्स की कैटेगरी में आता है कि एक अनरियल फोर्स है, अनरियल, या सेंट्रीपिटल लगेगा, उसके रिजल्ट में सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। अगर सेंट्रीपिटल नहीं लगा तो सेंट्रीफ्यूगल भी नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन के रूप में आता है। सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ खींचता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर फेंकता है। सेंट्रीपिटल ने अंदर की ओर खींचना है और सेंट्रीफ्यूगल उसके रिजल्ट में
ऑब्जेक्ट को बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करेगा। अगर हम घूम रहे हैं तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं, या कोई हम पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है इसलिए हम घूम रहे हैं, लेकिन यार इसके रिजल्ट में एक बाहर की ओर भी क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल के रिएक्शन के रूप में आया है। इट ऑलवेज एक्ट्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल इन इनवर्ड डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड डायरेक्शन। आप मान लो आपने एक रस्सी ली या धागा लिया, उसमें पत्थर बांधा और उसको घुमाने लग गए। यार घुमा जब रहे हो ना, तो आप अपने हैंड से फोर्स लगा रहे हो। ये फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये फोर्स कौन सा है जो आप लगा रहे हो? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगता रहेगा तब तक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा। जहां आपने अपने हाथ को घुमाना बंद किया, वहीं पर वो जो पत्थर है वो भी घूमना क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो जब तक आपके हाथ चलते रहेंगे तब तक वो पत्थर की सांसें चलती रहेंगी, मतलब वो घूमता रहेगा। एक डायलॉग है ना, जब तक बसंती के पांव चलते रहेंगे तब तक वीरू की सांसें चलती रहेंगी। तो वही स्थिति है कि जब तक तुम्हारे हाथ चलते रहेंगे तब तक वो पत्थर घूमता रहेगा। जहां आपने हाथ चलाने बंद किए, पत्थर का घूमना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो भैया उसको घूमने के लिए नेसेसरी फोर्स चाहिए था। कौन सा? सेंट्रीपिटल वाला। तो वो तुम लगा रहे हो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब सुनना, ये घूमते 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 अगर पत्थर टूट जाए तो पत्थर किस तरफ आता है? अंदर की ओर के बाहर की ओर? घुमाते 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 अगर भाई पत्थर नहीं टूट जाए, सॉरी रस्सी टूट जाए, अगर घुमाते घुमाते रस्सी टूट जाए तो जो पत्थर है वो किस तरफ जाएगा? वो बाहर की ओर जाता है यार। अब तुम तो कह रहे थे कि तुम सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हो अंदर की ओर, तो जैसे स्ट्रिंग टूटती है उसको तो अंदर आना चाहिए था, लेकिन अंदर नहीं, वो बाहर की ओर जाएगा। अब बाहर की ओर क्यों गया? क्योंकि उस पे आप तो फोर्स लगा रहे थे अंदर की ओर, लेकिन उस पे एक बाहर की ओर भी फोर्स लग रहा था, जो कौन सा वाला था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, सेंट्रीपिटल तो उस पर लगा नहीं है, उसको रोटेट, उसको सर्कुलर पाथ देने के लिए, लेकिन यार साथ के साथ उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल भी लगता है एज ए रिएक्शन के रूप में, जो कि बाहर की ओर लगता है और जो उसको बाहर की ओर ले जाएगा या बाहर की ओर गिरा देगा। तो बाहर की ओर एक्शन से ज्यादा रिएक्शन फील होती है। मान लो तुमने पुलअप्स करने हैं, पुलअप्स, तो आपने ऊपर से जहां पे भी लटक कर जोर किस तरफ लगाओगे? नीचे की ओर लगाओगे। जिसको भी पकड़ के आपने लटका ना पुलअप्स करने के लिए, जोर किस तरफ लगाओगे? नीचे की ओर। तो आप फोर्स लगा रहे हो नीचे की ओर, लेकिन आपकी बॉडी ऊपर की ओर क्यों जा रही है? ड्यू टू रिएक्शन। आप फोर्स लगाते हो नीचे की ओर, आपकी बॉडी जाती है ऊपर की ओर। भैया दिखती ज्यादा क्या है? रिएक्शन। तो भाई सेंट्रीपिटल अंदर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर। दिखता ज्यादा कौन है? कई बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो रिएक्शन है। वैसे स्यूडो फोर्स है, लगता लुकता नहीं है। जब तक सेंट्रीपिटल नहीं लगेगा सेंट्रीफ्यूगल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। बहुत एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल के। मान लो कि आप साइकिल वाइकिल पे जा रहे हो, तो जो साइकिल होती है ना यार, साइकिल गाड़ियां जितनी भी होती हैं, उनके टायर्स के ऊपर मड गार्ड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? मड गार्ड्स। मड गार्ड्स यानी जो मड से गार्ड करते हैं। मड यानी चिक्कड़, गारा। तो कई बार बरसात बरसूत पड़ रही होती है, तो आपने देखा होगा साइकिल वाइकिल से चलते वक्त साइकिल का जो टायर है वो यहां से जो मिट्टी विट्टी है, गारा में चिक्कड़ विक्कड़ को ऐसे करके पीछे की ओर फेंकता है। अब ये पीछे की ओर क्यों फेंकता है? यहां से जब ये घूम रहा होता है तो यहां से उठाता है, मिट्टी इस पे स्टिक कर जाती है, और ये पीछे की ओर इसको क्या करता है? थ्रो करता है।
अब ये कैसे थ्रो करता है भाई, घूमते वक्त उस पर क्या लग रहा होता है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की ओर फेंकता है। ओके, अब इस पे अगर हम क्या लगा देंगे, मडगार्ड लगा देंगे, तो यहां पर ये इसको रोक लेगा और पीछे वाले बंदे के कपड़े नहीं खराब होंगे। ओके, कई बार तो आपने देखा होगा जो ट्रक व्रक होते हैं ना, गाड़ी गोनियां, यहां तक तो मडगार्ड होता है और उसके नीचे एक और भी रबर की वो शीट सी लगी होती है, वो और प्रोटेक्शन देती है। इसके नीचे रबर की शीट सी लटका रखी होती है और डिजाइन के लिए नहीं लटका रखी पूंछ सी, उसका भी क्या होता है, पर्पस होता है। तो मड गार्ड्स में भी कहाँ का कंसेप्ट है कि भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो जो पार्टिकल्स हैं मिट्टी विट्टी के पीछे की ओर उड़ते हैं, उसको रोकने के लगा होता है। एक और एग्जांपल कि आप लोगों ने ना बचपन में ये वाला झूला जरूर लिया होगा, कैसे करके किसी मेले वेले में ना आजकल भी मिलते हैं, ऐसे करके बेस सा बना होता है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे वो लटके होते हैं और इनके ऊपर बैठने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम सा बनाया होता है। गधे घोड़े भी बनाए होते हैं, कोई घोड़े की शेप का हो गया, कोई किसी की शेप का हो गया, लास्ट में जो आता है उसको गधे वाली शेप वाला मिलता है। ओके, तो ये गधे घोड़े हैं, बच्चे उस पर जाके बैठ जाते हैं। अब जब ये घूमता है तो घूमते वक्त ये किस तरफ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा ना, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर। अब ये बाहर की ओर क्यों जाता है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जितनी ज्यादा तेज घुमाओगे ये उतनी ज्यादा बाहर की ओर होके घूमेंगे, ज्यादा तेज घुमा दोगे हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। तो यहां पे भी बाहर की क्यों जा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी किसका एग्जांपल हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर वाला पार्ट होता है, ड्रायर वाला, उसमें भी वो घूमती है और वो जो ड्रायर वाला पार्ट है ना, जब वो घूम रहा होता है पोर्शन, उसके साइड पे जो है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जब ज्यादा घूमेगी वो, तो वाटर के पार्टिकल्स बाहर की ओर निकलते हैं, साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं, बाद में बाहर निकल आते हैं। तो ये भी यहां पर भी किसका कंसेप्ट लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट लग रहा है। तो बहुत जगह पे लगता है बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट, ज्यादा थ्योरेटिकल सी चीजें हैं, नोट्स आपको दे रखे हैं, पढ़ो, या कोई भी बुक वुक जो होगी उसको भी पढ़ो। कंक्लूड करते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, फार्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाय r, उसी से रिलेटेड होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फार्मूला दोनों का क्या लगाना है, सेम, दोनों की एक्सप्रेशन जो होगी बेटा सेम होगी, चाहे सेंट्रीपिटल बोलो चाहे सेंट्रीफ्यूगल बोलो, फार्मूला बेटा दोनों का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके जी, इसको थोड़ा सा एक दूसरे फॉर्म में भी कह सकते हैं। अगर बेटा सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा कोई ऑब्जेक्ट, तो एक ना कई बार उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी दी होती है, एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको पता ही है v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। एंगुलर वेलोसिटी की जो रिलेशन है अपने पास, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर। यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² बाई आर, और यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स mv की जगह बेटा ओमेगा आर भर देता हूं, नीचे आर भर देता हूं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसे भी चलेगा बेटा, ये भी होता है फार्मूला m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, भी इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल का भी मैंने बोला यही है, अगर मान लो सेंट्रीफ्यूगल कैलकुलेट करना हो, फार्मूला यही है, mv² बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीपिटल का तो है ही है, बेसिकली बोलना है इसको क्या है, सेंट्रीपिटल है, लेकिन कई सिचुएशंस में सेंट्रीफ्यूगल बोल के भी यूज होगा। सेंट्रीपिटल अंदर की ओर, उसकी रिएक्शन के रूप में सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर। तो इनको थोड़ा सा पढ़ना। अब पॉइंट ये क्लियर है कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की कोई चीज होती है, जब आप रोटेट कर रहे हो तो आपको बाहर की ओर, जब आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो तो आपको बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा जो आपको बाहर फेंक सकता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको कौन सा फोर्स कहते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल
फ्यूगल फोर्स। तो एक सेंट्रीपिटल, एक सेंट्रीफ्यूगल, फार्मूला mv²r, सेंट्रीपिटल अंदर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर। अब आते हैं वापस फ्रिक्शन पे भाई। ये 20 मिनट की 25 मिनट की बात करने के बाद वापस किस पे आते हैं? फ्रिक्शन पे आते हैं। अब फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल दोनों को जोड़ना है भाई हमने। अब वही है ना, अगर ये पढ़ नहीं था तो ये तो सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा हुआ था, अब फ्रिक्शन वाले में दोबारा क्यों पढ़ा? क्योंकि यार फ्रिक्शन के साथ हमने इस कंसेप्ट को जोड़ना था, इसलिए दोबारा पढ़ रहे हैं। अब फ्रिक्शन के कंसेप्ट में कैसे जुड़ेगा कि मान लो एक गाड़ी है, कार है यार, वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है। तो जब वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है ना मेरे भाई, सर्कुलर ट्रैक में जब घूम रही है तो अंदर की ओर तो सेंट्रीपिटल लगाया, चलो ठीक है, उसमें बाहर की ओर क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। टायर और सरफेस के बीच में, टायर और सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन ना हुई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी को स्किड करवा देगा बाहर की ओर, और गाड़ी क्या कर जाएगी? स्किड कर जाएगी भाई। सीधे जा रहे हो तो ठीक है, चलो बढ़िया है, लेकिन जब टर्न ले रहे हो ना, टर्न लोगे तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल लगाया तो बाहर की ओर क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल लग जाएगा। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया तो वो भाई गाड़ी को बाहर की ओर, आपने तो टर्न अंदर की ओर दिया है, वो बाहर की ओर क्या कर सकता है? स्किड करवा के गिरा सकता है गाड़ी को भाई। रोकता कौन है? टायर और सरफेस के बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरे भाई। तो अगर तो फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो गाड़ी बाहर की ओर स्किड नहीं करेगी, और अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं रहा तो आपकी गाड़ी बाहर की ओर स्किड कर जाएगी। अब इन्हीं चीजों को हमने करना था फ्रिक्शन वाले टॉपिक में, तभी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिपीट करवाया, और साथ में चलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात भी हमें करनी पड़गी, या हमने कर ली। तो अब जोड़ते हैं बातों को बेटा, अब हम बातों को जोड़ते हैं, हेडिंग ही डाल लेते हैं कि एक गाड़ी है, कार है, कुछ भी है, वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है। जब सर्कुलर ट्रैक में घूमेगी तो सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अगर रेडियस होगा तो सर्कुलर ट्रैक में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ेगा, वो होगा mv²r। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल भी लग जाएगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल लग गया तो गाड़ी बाहर की ओर स्किड कर सकती है। तो फिर फ्रिक्शन का रोल आएगा कि देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ रोड एंड टायर ऑफ द कार। फ्रिक्शन आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगी और तब जाके बचाव होगा। तो आप सिचुएशन क्रिएट करो कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है। अब बेटा सर्कुलर ट्रैक का जरूरी नहीं है कि पूरा सर्कल बना हो, उसी को हम सर्कुलर ट्रैक मानेंगे भाई। जब भी टर्न लेता है ना बंदा, तो सर्कुलर ट्रैक तो बनता ही बनता है। कुछ देर के लिए मोशन कैसा हो जाता है? सर्कुलर मोशन हो जाता है। जब भी टर्न लेगा ना, जब भी टर्न लेगा कोई भी, तो सर्कुलर मोशन हो जाता है। अब मान लो तुम लोग स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हो, स्कूटी मोटरसाइकिल, तो मान लो गली आ गई यार, गली ही आ गई एक, ये गली है, ओके। अब जो गली है भाई वो तो ऐसी है, ओके। अब अगर गली में आपने मुड़ना है तो यहां से आप पहुंचे, ओके। अब यहां से ये थोड़ी है कि यहां पे पहुंचकर आप ऐसे मुड़ जाओगे,
ऐसे कैसे मुड़ जाओगे कि आप अपनी स्कूटी लेकर जा रहे हो या स्कूटर लेकर जा रहे हो ऐसे ऐसे जाकर और यहां से ऐसे थोड़ी मुड़ जाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आते हुए एक कर्व लेना पड़ेगा कि नहीं, यहां से आते 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 धीरे 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 आप क्या लोगे, कर्व लोगे ना। तो आपका यहां पे मोशन जो है टर्न लेते वक्त ये हो जाएगा ना, आप थोड़ा सा बढ़ाकर टर्न लोगे, ऐसे टर्न लेते हैं ना। अब जब टर्न लोगे तो ड्यूरिंग टेकिंग टर्न आपका जो मोशन है ना इस दौरान ये सर्कुलर माना जाएगा और इसका कुछ ना कुछ सर्कुलर ट्रैक का क्या माना जाएगा, रेडियस माना जाएगा। बाद में फिर सीधे हो गए, उससे पहले फिर सीधे हो गए, भैया टर्न लेते वक्त सर्कुलर पाथ बनेगा ही बनेगा। आप सीधी रोड पे जा रहे हो, टर्न आ गया, मुड़ना है कहीं पे। अब जब मुड़ोगे तो उस दौरान, उस पर्टिकुलर मोमेंट के दौरान आपका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। टर्न लेते वक्त सर्कुलर होगा तो आपको सेंट्रीपिटल लगाना पड़ेगा और सेंट्रीपिटल लगा दिया तो बाहर की ओर आप पे सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा ही लगेगा। तो जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अ कार इन अ सर्कुलर ट्रैक, तो उसका मतलब यह भी हो सकता है कि वो सर्कुलर ट्रैक ही है, उसका मतलब यह भी हो सकता है कि वो पोर्शन जो है वो सर्कुलर था। तो जब भी आप टर्न लेते हो, कट मारते हो, तो समझ लो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आपका जो मोशन है वो सर्कुलर हो गया। जरूरी नहीं है टर्न लेना, मैंने बोला कट मारते वक्त भी सर्कुलर मोशन है कि आप जा रहे हो सीधा, ओके, सामने से गाड़ी आ रही है, दूर से आपने देख लिया यार सेम लाइन में आ रही है, तो कई बार क्या करते हैं यहां पे अगर थोड़ी दूरी पर उसको देख के फिर हम क्या करते हैं थोड़ा सा टर्न लेते हैं, उसने इधर को ले लेना है, आपने इधर को ले लेना है, तो चलते 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 आप थोड़ा सा कट भी मारते हो ना। उस कट मारने के दौरान भी आपका जो मोशन है वो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए क्या हो जाता है, सर्कुलर मोशन हो जाता है। तो सर्कुलर मोशन में डिस्कस हमने करना है तो मान लो बेटा ये एक सर्कुलर ट्रैक है या पार्ट ऑफ द ट्रैक है जो कि कर्व्ड है, कर्व्ड रोड मान लो, सर्कुलर ट्रैक मान लो, जो मर्जी मान लो, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो सर्कुलर है, चाहे ये पूरा रोड का एक पार्ट हो चाहे पूरा ट्रैक ही कैसा सर्कुलर हो। तो ये फिलहाल मैंने क्या बोला, एक कर्व है बेटा, बात खत्म की, कर्व कहकर सब आ गया उसमें। पूरा सर्कुलर ट्रैक हो तो भी चलेगा, अगर वो कर्व ही है एक तो भी चलेगा, टर्न है तो भी चलेगा, तो ये कर्व है यार जो कि सर्कुलर होगा, यानी उसका कुछ ना कुछ रेडियस तो हो गई होगा। अब ध्यान देना बेटा, अगर टर्न लेते वक्त जरूरत से ज्यादा स्पीड पे टर्न ले लिया तो आपकी गाड़ी स्किड कर सकती है। हमने यही चेक करना है कि टर्न लेते वक्त कितनी की स्पीड रखें कि गड़बड़ ना हो, कितनी की स्पीड रखें कि गड़बड़ ना हो। तो ये कर्व्ड रोड है, इस पे मान लो एक व्हीकल है बेटा, तो ये व्हीकल हो गया, हमने डब्बा बना दिया, व्हीकल है बस, ओके। व्हीकल है, इसके नीचे टायर्स होंगे, चल टायर बना देते हैं, ओके जी। अब ये टायर्स हो गए मान लो, अब ये किधर को जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है बेटा, मतलब ये जो व्हीकल है ये इसकी आपको बैक दिख रही है, बैक, और ये अंदर की ओर, मतलब रोड मैंने ऐसे बनाई है, ठीक है, इसकी बैक दिख रही है और ये ऐसे अंदर की ओर जा रहा है। अब इस पे चेक करो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे। नीचे लग रहा है mg, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नीचे mg, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन। अब बेटा टर्न लेने के लिए आपने लगाया सेंट्रीपिटल फोर्स
और इस पे बाहर की ओर क्या लगेगा? मैंने बोला यार फील्ड रिएक्शन होती है। अब सेंट्रीपिटल तो अंदर की ओर लग ही रहा है, कोई शक नहीं है, लेकिन जो उसका इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट वो किस टर्म्स में आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म्स में आ रहा है। तो जब ये गाड़ी चल रही है बाहर की ओर, इसको किसने स्किड करवाने की कोशिश की? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने इसको स्किड करवाने की। सर्कुलर ट्रैक है भाई, इस पे गाड़ी ऐसे जा रही है, ये इस तरफ सेंटर है, बाहर की ओर क्या लग रहा है? इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अब इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बाहर खिसक सकता है, रोकेगा कौन बेटा? टायर्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देख बेटा, मैंने टायर बनाए दो, तो दो जगह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा। चार टायर होंगे गाड़ी के, तो चारों पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ऐसे जा रहा है ना, चारों पे अंदर की ओर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। भाई बड़ा वाला ट्रक है, 8 टायर है, 16 टायर है, सब पे लगेगा। लेकिन अब हम 16 टायर थोड़ी बनाएंगे, यहां पर एक ही जगह आगे से मैं एक ही जगह पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शो करूंगा, वो अंडरस्टूड है। ओके, तो तभी मैं जब बना रहा था तो उसमें टायर वायर बना ही नहीं रहा था। अब वो बेटा अंडरस्टूड है कि गाड़ी घिस के थोड़ी चल रही है। ओके, ये अंडरस्टूड है कि ये इमेजिनरी बस एक ब्लॉक के फॉर्म में हमने उस व्हीकल को शो कर दिया। व्हीकल या कार वार बनाना मुश्किल हो जाएगा यार मेरे लिए, तो ये व्हीकल को हमने शो कर दिया। इस पे नीचे की ओर इसका वेट लग रहा है बेटा जी, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर लग रहा है। और जो टायर्स है ना, जितने भी हैं यार, 4 हैं, 2 हैं, 10 है, 18 है, उन सब पे अंदर की ओर थोड़ी थोड़ी फ्रिक्शन लग रही है। कुल मिलाकर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ही जगह पे शो कर रहा हूं, मतलब सारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर की ओर लग रहा है। अब कहानी सिंपल सी है, टर्न लेते वक्त बाहर की ओर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बचाता कौन है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब तक है जहां है, जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की क्या होती है, एक लिमिट होती है। अगर आप लिमिट से नीचे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितना चाहिए होता है उतना ही लगता है, आलतू फालतू लगता नहीं है। लिमिट के बाद उसकी बस हो जाती है। अगर फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 3 न्यूटन लग रहा है और इसकी लिमिट 6 न्यूटन थी, तो ये 3 लगेगा। अगर ये 4 कर दोगे 4 लगेगा, 5 कर दोगे ये भी 5 हो जाएगा, 6 कर दोगे ये भी 6 हो जाएगा, 6.1 पे इसकी बस हो जाएगी। उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सी कहानी, सिंपल। बोल ज़्यादा दिया मैंने, टॉपिक नया था। अब इसका एंड तो 2 लाइनों में हो जाना है, बाद में मैं इसकी हेडिंग डाल के इसको आर्टिकल भी बना दूंगा। अटैम्प्ट कैसे करना है वो भी बता देंगे, लेकिन उससे पहले बेटा बातें ज़्यादा करनी पड़ गई। फिर से सुनो जी, सिंपल सी कहानी। ये व्हीकल है, टर्न ले रहा है, टर्न लेते वक्त सेंट्रीपिटल लगाया, एज ए रिजल्ट सेंट्रीफ्यूगल लग गया। सेंट्रीफ्यूगल लगा तो बाहर की ओर गाड़ी स्किड कर सकती है। स्किड कर से बचाने के लिए टायर्स में लगने वाली फ्रिक्शन ने रोल अदा किया। जितने भी टायर्स थे कुल मिला के जो फ्रिक्शन है वो टुवार्ड्स द सेंटर लग रही है, बचा रही है। मैं बोल रहा हूं जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो डेवलप हो रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ सी रहेगा, तब तक गाड़ी ठीक ठाक तरीके से आगे की ओर चलती रहेगी। क्योंकि गाड़ी जा रही है आगे, आगे तो उसको चलना ही है, आगे तो चलना ही है। रोलिंग होके टायर्स आगे बढ़ रहे हैं, आगे तो उसको जाना ही है। जब हमने टर्न लिया, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, बाहर नहीं जाने देना, तो वहां जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन अंदर की ओर लगकर उसको बचा रही है। और जब तक ये इससे ज्यादा रहेगी या इक्वल रहेगी उसके, तब तक काम ठीक ठाक चलता रहेगा, गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी, साइड की ओर फिक्स स्किड नहीं करेगी। तो यानी ये कंडीशन है भाई। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है?
म्यू आर, यानी म्यू आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहां पर आर किसके इक्वल है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आर एम जी के इक्वल है, तो यहां पे एम जी लिख दिया। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम कैंसिल हो गया, यहां से आ गया म्यू जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, मतलब वी स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी, यानी वी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, यानी वी शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। मतलब ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे आपको टर्न लेना है। इससे ज्यादा स्पीड से टर्न ले लिया, इस ज्यादा स्पीड से टर्न ले लिया तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, क्योंकि हमने यहीं से कंडीशन निकाली ना बेटा। अगर ये वाली वैल्यू इससे कम चल रही है तभी ठीक ठाक चलेगा ना, यानी म्यू आर जी शुड बी ग्रेटर देन वी, या कह लो वी शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी। तो ये है बेटा जी कंडीशन फॉर नेगोशिएटिंग अ कर्व सेफली। एक कर्व है उसको नेगोशिएट करना मतलब उस पर टर्न लेना, और किताब में ये लिखा होगा, आपकी बुक में ये लिखा होता है नेगोशिएटिंग अ कर्व। ओके, तो ये कंडीशन है जी, इससे ज़्यादा स्पीड से आप टर्न नहीं लोगे। अगर इससे ज़्यादा स्पीड से टर्न ले लिया तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी। अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो V है इट इज़ द कंडीशन फॉर नेगोशिएटिंग कर्व सेफली, यानी इट इज़ द बेटा दिस म्यू आर G is the maximum velocity with which a curve can be negotiated. It is the maximum velocity with which a curve can be negotiated. Okay जी। अब इसको मैंने बोला था पहले अपनी तरीके से बता दूं, इसको एज ए आर्टिकल कन्वर्ट कर देता हूं सेम चीज को। अब इसको एज ए आर्टिकल कन्वर्ट किया तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनकर आता है क्या कि डिस्कस नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड। ओके, सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन आ गया ऐसे कि डिस्कस नेगोशिएशन ऑफ अ कर्व्ड रोड, ऐसे क्वेश्चन आ गया, डिस्कस करो। तो उसमें यही डिस्कस करना है भाई कि ऐसे ऐसे हमने बोलना लेट अस कंसीडर ए कर्व्ड रोड जिसका रेडियस आर है, ऐसे ऐसे गाड़ी जा रही थी, उसका मास m था। अगर हमने उसको सेफली नेगोशिएट करना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए और ये क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी, यही कर देंगे। ओके जी। तो अगर ये बेटा ऐसे क्वेश्चन बनकर आ गया डिस्कस नेगोशिएटिंग ए कर्व्ड रोड, तो आपने ये कर देना है, वहां तक कर देना है उसको कैलकुलेट। अगर ये क्वेश्चन बनकर आ गया कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच अ कर्व्ड रोड कैन बी नेगोशिएटेड, यार तो भी यही करना है। कई बार क्या रहता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, तो आप समझ गए होंगे ये दो तीन फॉर्म में इसका क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए, करना यही है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है, v इक्वल टू रूट म्यू आर जी होता है। v इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच अ कर्व्ड रोड कैन बी नेगोशिएटेड, यानी टर्न इस वेलोसिटी से ज्यादा पे नहीं लेना चाहिए। ओके, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से दो तीन बातें सुनो, इसमें डिस्कशन करवा देता हूं इसकी। इसमें हमने जो रिजल्ट निकाला वो निकाल लिया बेटा v इज लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी। देखो मैं बात को खींच रहा हूं, एक्चुअली इसको फील करो, सिचुएशन पूरी जो है ना
उसको फील करो। बाकी न्यूमेरिकल तो हम कर ही लेंगे यार, उसमें क्या, फार्मूला लगाते रहना, आंसर आता रहेगा, मजे आते रहेंगे। लेकिन बात को फील करो कि डे टू डे लाइफ से ये कैसे रिलेटेड है, कि हम कह रहे हैं इट शुड बी म्यू आर जी। तो एक तो ये किसके प्रोपोर्शनल जा रही है, म्यू के, ठीक है, रूट के साथ म्यू के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, कि ये इससे कम होनी चाहिए। अगर म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है, तो वी भी ज्यादा आ जाएगी। यानी ज्यादा फ्रिक्शन वाली जगह पे आप ज्यादा स्पीड से भी टर्न ले सकते हो। अगर रोड स्लिपरी है, कैसी है जी, स्लिपरी, गीली रोड है यार, तो फ्रिक्शन कम हुई हुई है, वहां पे आपको धीरे टर्न लेना चाहिए। ज्यादा स्पीड पे टर्न ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि म्यू कम चल रहा है वहां पर। कई बार क्या होता है, बरसात के दिनों में, बरसात बरसूत पड़ रही है, आप इधर उधर जाओ ना, एक शहर से दूसरे शहर, मान लो एक सिटी से दूसरे सिटी आप जा रहे हो, अपने रिश्तेदारों के घर नान के जा रहे हो, दाद के जा रहे हो, बरसात बरसूत के टाइम में अगर मान लो आप कोई 70-80 किलोमीटर का रास्ता तय करते हो किसी गाड़ी वाड़ी में बरसात के टाइम पे, तो यार रास्ते में देखना एक आधी गाड़ी पलटी हुई मिलती है। बरसात बरसूत के टाइम पे एक आधी गाड़ी तो पलटी हुई मिलती ही है। अब उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जब लोग चल रहे हैं ना, वो नॉर्मली रोज उसी रोड पे जाते हैं। अब नॉर्मली जब उसी रोड पे जाते हैं तो कई बार आगे से गाड़ी आ रही होती है तो कट वट मारते रहते हैं। अब नॉर्मल डेज में अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा हूं, 60 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड है, नॉर्मल डे है, मतलब कि रोड सूखी है। अगर रोड ड्राई होगी तो उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन उसका ज़्यादा हुआ है, तो नॉर्मल डेज में 60 पे चल जाएगा। कि मैं 60 पे स्पीड आ रही थी, एकदम कोई गाड़ी आगे ऐसे आई 60 पे आ रही थी, मैंने स्पीड कम नहीं की, एकदम कट मार दिया। अब जब कट मार रहा हूं तो भाई कर्व्ड है, कट मारते वक्त सेंट्रीपिटल लग गया, बाहर की ओर क्या लग गया, सेंट्रीफ्यूगल लग गया, लेकिन उस वक्त फ्रिक्शन सफिशिएंट थी, उसने 60 की स्पीड को संभाल लिया, नहीं जाने दिया बाहर। लेकिन यार बरसात के दिन थे, सड़क पूरी भीगी हुई थी, उस वक्त फ्रिक्शन कम हो जाएगी, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और मे बी आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है जिसपे आप कट मार सकते थे या टर्न ले सकते थे, वो 60 नहीं, उस वक्त 40 हो गई हो। अब आप तो 60 पे आ रहे हो ना, और आपने 60 पे कट मार दिया। भाई 60 पे कट मार दिया और फ्रिक्शन कम हुई हुई थी तो गड़बड़ हो जाएगी, स्किड कर सकती है आपकी गाड़ी, और ऐसा ही होता है। तो म्यू के प्रोपोर्शनल है, जितना म्यू ज्यादा होगा उतना बढ़िया, उतनी ज्यादा स्पीड पे गाड़ी चला सकते हो। एक ये आर पे भी डिपेंड करता है, आर मतलब कर्व का रेडियस। अगर कर्व छोटा है तो स्पीड भी कम रखनी पड़ेगी टर्न लेने के लिए। तो यार हम डिस्कस कर रहे थे कि एक कर्व्ड रोड पर अगर टर्न लेना है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रखी जाए। क्या आया था रिजल्ट, कि मैक्सिमम वेलोसिटी शुड बी अंडर रूट म्यू आर, है ना। वी इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि हम इस भरोसे बैठे हुए हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, यानी जो म्यू वाला फैक्टर है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हमें बचाएगा स्किड होने से, या ये गाड़ी को स्किड होने से बचाएगा बेटा। अब अगला पॉइंट ये है कि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के भरोसे बैठे नहीं रह सकते। हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के भरोसे नहीं बैठे रह सकते। कई सिचुएशंस में आप लोगों को रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे मान लो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाके होंगे उसमें एक तरफ पहाड़ है और उसके आसपास काट काट के उसने रोड बना रखी है। ओके, तो मान लो ये कर्व है, शिमले में जाओ ना पहाड़ी इलाकों में, तो आपने देखा होगा कि एक तरफ मान लो आपके लेफ्ट साइड पे पहाड़ है, उस पे कर्व्ड रोड जा रही है। अब जब ये कर्व्ड रोड जा रही है तो ये कर्व है,
ओके, इसका सेंटर इस तरफ है, पहाड़ की तरफ इसका क्या है, सेंटर है। ये कर्व्ड रोड होगी, पहाड़ की तरफ सेंटर है, और दूसरी तरफ क्या है, खाई है। जब आप टर्न ले रहे हो तो सेंट्रीपिटल पहाड़ की तरफ लगेगा, माउंटेन की तरफ लग गया सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीफ्यूगल लगेगा बाहर की ओर, यानी खाई की ओर। अब अगर हम वहां पर सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे बैठे रह गए कि जी हम टर्न ले रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर लग रहा था, बचाएगा हमें कौन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर भाई सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे बैठे रह गए तो गड़बड़ हो सकती है, और वहां पर गड़बड़ हो गई तो ज्यादा गड़बड़ हो सकती है कि प्लेन्स में तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, रोड के साइड पे गिरेगी, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, बंदे के फिर भी बचने के चांसेस हैं। लेकिन वहां पे तो भाई अगर गाड़ी स्किड कर गई तो खाई में गिरेगी, यहां तो बंदा नीचे मिलेगा, या वो धमाल में जैसे संजय दत्त लटका रहता ना पेड़ वेड़ पे, या फिर पेड़ वेड़ पे लटका मिलेगा, तो वहां पे बेटा रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। अब रिस्क फैक्टर से बचने के लिए वहां पर जो रोड्स होती है ना, रोड्स खास तौर पे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां की जो रोड्स होती हैं उनकी क्या कर दी जाती है, बैंकिंग कर दी जाती है, बैंकिंग। तो अपना जो अगला टॉपिक है दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स। टॉपिक ऐसे थे ये कि इसमें बातें जो रही है ना वो ज्यादा करनी पड़ रही हैं, बीच का कंसेप्ट जो रियल लाइफ से रिलेट भी हमें करना पड़ रहा है, जो हमने करना काम वो तो करना ही करना है। तो अगली हेडिंग है बेटा आपकी बैंकिंग ऑफ रोड्स, लिखो बैंकिंग ऑफ रोड्स। बेटा बैंक का यहां पर मतलब है किनारा, जैसे रिवर का बैंक होता है ना, ऐसे रोड का भी क्या बना देना हमने, बैंक बना देना, यानी उसकी क्या कर देनी है, बैंकिंग कर देनी है। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, एज ए आर्टिकल चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ जाता होता है एग्जाम में। तो अगली बात आ गई आपकी जिसको हम कहेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स। मैंने बोला बैंकिंग का मतलब किनारे बना देना, एज बना देना। मान लो ये एक वही कर्व्ड रोड है जो हमने थोड़ी देर पहले भी बनाई थी। ओके, ये कर्व है पूरा का पूरा, ये इस कर्व का क्या हो गया, सेंटर हो गया, इस तरफ कहीं पर सेंटर है, ये रोड हो गई, थोड़ा मैग्नीफाई कर दी मैंने। ये बिल्कुल प्लेन रोड है बेटा, अंदर की ओर मतलब व्हीकल इसमें मूव कर रहा है, ऐसे अंदर की ओर व्हीकल मूव कर रहा है, इस तरफ इसका क्या है, सेंटर है, ऐसे जा रही है, ये सेंटर है, ये कर्व्ड रोड है। ये फिलहाल बिल्कुल प्लेन रोड है, पिछली बार हमने प्लेन रोड बनाई थी। ओके, अब अगर मैं इस रोड की, ये रोड है भाई, आउटर एज को, यानी जो बाहर वाली एज है, ये बाहर वाली एज है, इसको थोड़ा सा क्या कर दूं, रेज कर दूं, तो इसको हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बेटा रोड की आउटर जो एज है ना, वो इनर एज के कंपैरिजन में थोड़ी सी रेज की हुई होती है, कुछ एंगल पे क्या कर दी, रेज की हुई। ये प्लेन रोड थी, मैंने बोला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर फेंकता है, फ्रिक्शन अगर धोखा दे गया तो गाड़ी खाई में गिर सकती है। तो जो खाई वाली साइड है ना, वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊंची कर दी गई। उससे क्या होगा कि जब इस पे गाड़ी चल रही है ना, उसका वेट का साइन कंपोनेंट पहाड़ वाली साइड पे लगता रहेगा, और फ्रिक्शन तो अंदर की ओर लग ही रहा था, वेट का कुछ कंपोनेंट भी अंदर की ओर लगकर फ्रिक्शन के साथ मिलकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। बात को समझो सिंपल, अगर बिल्कुल प्लेन रोड है, उस पर चल रही है गाड़ी, तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बचाने वाला सिर्फ फ्रिक्शन है। लेकिन अगर इस रोड को थोड़ा सा आउटर एज को टिल्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा उसकी हाइट अंदर वाली एज के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा रखते हैं, बनाते वक्त, सड़क ही बनाते वक्त थोड़ी बैंकिंग कर देते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ
रोड्स आउटर एज इज रेज एज कंपेयर टू इनर एज, जिससे थोड़ी सी गाड़ी टेढ़ी हो जाती है और वेट अंदर की ओर फील होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वो वेट का अंदर लगने वाला कंपोनेंट प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों मिलके बैलेंस करते हैं, रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। सो टॉपिक है अपना बैंकिंग ऑफ रोड्स। ओके जी, तो पहला पॉइंट व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। अब उसमें मैंने लिख दिया कि बैंकिंग ऑफ रोड्स is the raising of outer edge of the road as compared to inner edge on a curved road. Banking of roads is raising of outer edge of the road as compared to inner edge on a curved road. Curved road में करते हैं, स्ट्रेट में तो जरूरत नहीं है। ओके, इट इज स्पेशली डन on roads in hilly areas बेटा, ठीक है, स्पेशली डन ऑन रोड्स इन हिली एरियाज। और तीसरी बार लिख लो, इट इज डन टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, वो आपको पता है क्यों की जाती है, आप लिख दो सेफ्टी के लिए, ये है वो है, फ्रिक्शन उसके साथ मिलके काम करेगी, वो तो है ही है। लेकिन यार एक सीधी स्टैंडर्ड सी लाइन किताबों में लिखी होती है कि क्यों की जाती है, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये लाइन लिख के आ जाना, इट इज डन टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब बैंकिंग ऑफ रोड करने से देखो फायदा क्या होगा, आपकी जो वी है ना, वी वो इंक्रीज हो जाएगी। अदरवाइज क्या है, आपको पता है कि हिली एरियाज में रिस्क फैक्टर ज्यादा है, आप धीरे धीरे गाड़ी चलाते रहोगे, अब 40 की स्पीड से 30 की स्पीड से लेके जा रहे हो। लेकिन अगर बैंकिंग कर दी तो वो स्पीड थोड़ी और ज्यादा रख सकते हो आप। जब बैंकिंग करने से अगर सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे बैठे हो तो आपकी स्पीड आएगी म्यू आर जी। अब आपने म्यू कैलकुलेट करके, आर कैलकुलेट करके वहां से देखा कि यार वो तो स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर आ रही है, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, नहीं तो मरोगे। बैंकिंग कर दोगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब थोड़ी ज्यादा स्पीड से भी आप जा सकते हो, क्योंकि रिस्क फैक्टर थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। तो इस पूरे आर्टिकल में, लंबा चौड़ा आर्टिकल है, इस पूरे आर्टिकल में बेटा कैलकुलेट क्या करना है हमने, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अगेन द मैक्सिमम वेलोसिटी। जैसे हमने कर्व रोड पे क्या कैलकुलेट किया था कि मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे हम जा सकते हैं, इसमें भी निकालनी तो क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ही निकालनी है। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में अपना टारगेट क्या रहेगा बेटा, टारगेट विल बी टू कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी, करना तो वही है, टू negotiate the curve, करना वही है, टू कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी टू नेगोशिएट द कर्व। ओके, तो ये अपना टारगेट है बेटा। अल्टीमेटली तो हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी ही निकालनी है। तो थोड़ा यार आज स्लो बड़ा चला मैं, वो कारण ही ये था कि जो करना है वो तो हमने करना ही करना है, एज ए आर्टिकल तो करना ही करना है इस चीज को, लेकिन अब कंसेप्ट भी हमने समझना था, समझाना था, तो उसमें थोड़ी ज्यादा बातें लग गई। तो यार ये मान लो कर्व्ड रोड है, कर्व्ड रोड है, और इस कर्व्ड रोड का रेडियस क्या है, आर है। तो गिवन में अपने पास कर्व्ड रोड है जी,
और गिवन में आर क्या है जी, रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ। ओके, थीटा क्या हुआ यहां पर, इट इज एंगल ऑफ बैंकिंग। एच क्या हुई, यह हाइट ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। ठीक है, एच हो गई हाइट ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, आर रेडियस हो गया, थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया। थोड़े फोर्सेस बनेंगे भाई, मुश्किल लगेगा लेकिन अब कर लेना, ये थीटा है। ओके, अब इस पे ये मान लो क्या आ गया आपका, व्हीकल आ गया। सिंबॉलिक है ये, सिंबॉलिक, हमने व्हीकल सिंबॉलिकली बनाया। ये फिर वही बात अंदर की ओर जा रहा है। ओके जी, अब इस पे लगने वाले फोर्सेस बेटा कैलकुलेट करने हैं। एक तो इस पे सबसे पहली बात नीचे की ओर क्या लगेगा, वेट, mg लग गया। ओके, अब आपको पता है इसके दो कंपोनेंट करते होते हो, ये mg cos थीटा, और उसके जस्ट ऑपोजिट क्या जाता होता है, रिएक्शन। याद करो, ये mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होता है, जो नीचे लेके जाता है mg sin थीटा होता है, और ये रिएक्शन होती है। अब यहां पे बेटा इस आर्टिकल में ध्यान रखना है कि आपने mg cos थीटा और mg sin थीटा में mg को स्प्लिट नहीं करना है बेटा, mg को स्प्लिट नहीं करना है, आपने r को स्प्लिट करना है। ध्यान देना, हमने यहां पे स्प्लिटिंग जो है ना, स्प्लिटिंग mg की नहीं करवानी, r की करवानी है। थोड़ा फास्ट, ये r, बार बार बोल रहा हूं, mg को मत स्प्लिट कर देना, उलझ जाओगे। r को स्प्लिट कराना है, r को। तो मैंने r को स्प्लिट करवाया, दो कंपोनेंट कर दिए इसके। ओके, ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा आता होता है, ये थीटा आएगा तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा आएगा। अब r के दो कंपोनेंट किए, ऊपर वाला r cos थीटा, अंदर वाला r sin थीटा। r के दो कंपोनेंट कर दिए, एक r cos थीटा, एक r sin थीटा। बाहर की ओर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फोर्सेस चेक कर लो, इस पे कौन कौन से लग रहे हैं। बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाय r है। अगर व्हीकल की वेलोसिटी v है तो सेंट्रीफ्यूगल किसके इक्वल हो गया, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r हो गया। ओके, अब पॉइंट ये है, r cos थीटा ने mg को बैलेंस, r cos थीटा ने mg को बैलेंस कर लिया, जैसे mg cos थीटा को r बैलेंस कर लेता है। यहां पे स्प्लिटिंग करती मैंने, r cos थीटा ने mg को बैलेंस किया हुआ है। और देखो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, अंदर की ओर r sin थीटा, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल इसको बाहर की ओर खींचने की कोशिश करता है, तो ये व्हीकल अलोंग द रोड स्किड करने की कोशिश कर सकता है। मान लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग तो इधर रहा है बेटा, अब ये तो रोड है ना बेटा, अब रोड के अंदर तो व्हीकल घुसने से रहा, तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर ही लगेगा, लेकिन इसके कारण व्हीकल ऊपर की ओर, रोड के अलोंग स्लाइड बाहर की ओर या स्किड कर सकता है। अब उसको स्किड करने से बचाने के लिए, जब ये बाहर की ओर स्किड कर रहा होगा, इसके कारण एक बाहर की ओर अलोंग द रोड फोर्स डेवलप होगा जो उसको स्किड करवा सकता है। उसको ओवरकम करने के लिए बेटा इस पे लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस लगता है, तो मुझे यहीं शो करना पड़ेगा। ध्यान से देख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लग रहा है, जिसके कारण ऐसे गाड़ी खिसक सकती थी। रोकने के लिए
एक आर साइन थीटा है जो अंदर की ओर लग रहा है, दूसरा क्या है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब अगर थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई करूं तो यहां पे भी इसके कंपोनेंट होंगे। अगर ये थीटा है तो ये थीटा आएगा। एफ के दो कंपोनेंट करो, थीटा के साथ वाला एफ कॉस थीटा होता है और ये वाला एफ साइन थीटा होता है। समझो बात को। तो व्हीकल पे लगने वाले ये फोर्सेस है बेटा। एक बार इस सिचुएशन को समझो। सारा खेल डायग्राम का है, मुश्किल आर्टिकल लगता होता है नहीं है। टारगेट फिक्स करो, टारगेट वी निकालना है। टारगेट क्या है आपका, टू कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी। उसके बाद डायग्राम बनेगा, सारे के सारे फोर्सेस बनेंगे। इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस हम एक बार साफ साफ दोबारा बना देते हैं। ब्लॉक का मतलब यहां पे बेटा व्हीकल था, व्हीकल। अब इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, नीचे लगा mg, चेक करो, एक तो नीचे की ओर लगा mg, ओके। ऊपर की ओर क्या लग रहा है, आर कॉस थीटा। तो नीचे की ओर mg लग गया, ऊपर की ओर क्या लग गया जी, आर कॉस थीटा लग गया। इधर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। और क्या लग रहा है अंदर की ओर, आर साइन थीटा। ये चार हो गए। अब बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शो मैंने यहां किया है, यार लगेगा तो गाड़ी पे ही, शो यहां करना पड़ गया। लेकिन अल्टीमेटली सारे फोर्सेस लग तो इस व्हीकल के सेंटर ऑफ मास पे रहे हैं ना। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में फील तो इसको यही होना है ना। तो इसके भी मैंने जो दो कंपोनेंट किए थे, एक अंदर की ओर ये तो था आर साइन थीटा, ओके, साथ में इधर की ओर और कौन सा लगा, फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट, यानी एफ कॉस थीटा। और नीचे की ओर क्या लगा, एक और एफ साइन थीटा। तो ये सिचुएशन है भैया, ये है सिचुएशन। इसको दोबारा बना दिया। बैंकिंग ऑफ रोड कर रहे हो, सबसे पहले बताया बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है, दूसरी क्यों की जाती है, तीसरा कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। बैंक्ड रोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी, पहले हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल रोड पे निकाली थी, उसके लिए फोर्सेस लग रहे हैं। ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। आगे लिखना कि अगर इस गाड़ी को बढ़िया तरीके से बिना स्किडिंग विडिंग के चलना है, अगर गाड़ी को बढ़िया तरीके से बिना स्किडिंग के चलना है, आपका व्हीकल जा रहा है ऐसे अंदर की ओर, ठीक है। अब व्हीकल को बेटा ऐसे जा रहा है, ठीक है, आगे तो जा रहा है, लेकिन व्हीकल खिसकना नहीं चाहिए ना, साइड पे स्किड नहीं करना चाहिए। मतलब इस mv²/r को कौन बैलेंस करे, ये दोनों मिलके बैलेंस कर ले। यानी सिचुएशन ये है कि ये और ये आपस में इक्वल होने चाहिए। मतलब ये दोनों मिलकर एफसी के इक्वल तो हो, ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होते। अगर ये दोनों मिलकर ज्यादा हो जाएंगे तो उधर खिसक जाएगा ना। मतलब ये दोनों अपनी वैल्यू को ऐसे सेट कर लेंगे कि ये इसके इक्वल आ जाए, ताकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गाड़ी ना खिसके। आगे चलती रहे, अंदर की ओर जा रही है ना, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली ना खिसके। मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ये और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। अब चलते चलते बढ़िया गाड़ी ऊपर भी तो नहीं ना उठनी चाहिए, यानी आर कॉस थीटा इन दोनों को बैलेंस कर ले, या ये दोनों मिलकर आर कॉस थीटा को बैलेंस कर ले, और ये इसको बैलेंस कर ले अंदर की ओर। तो खैर अब वो जाएगी ना। तो सिचुएशन ये है कि फॉर द व्हीकल टू मूव विदाउट एनी स्किडिंग एक्सेट्रा, बिना स्किडिंग के मूव करने के लिए देयर मस्ट बी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम एज वेल एज वर्टिकल इक्विलिब्रियम। तो मैंने बोला फॉर
नेगोशिएटिंग द कर्व सेफली, है ना, फॉर नेगोशिएटिंग द कर्व सेफली there must be horizontal as well as vertical इक्विलिब्रियम। तो भाई इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो और वर्टिकल के लिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। तो अगली बार लिख देते हैं, फिर हम इसको मिटा देते हैं। डायग्राम तो अपना प्रॉपर उधर रिकलेक्ट हमने कर ही दिया। तो सबसे पहले लिख लो बेटा फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। तो पहले नंबर पे क्या लिखा, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। बेटा अब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए इन दोनों को किसको बैलेंस करना पड़ेगा, mv²/r को। तो ये क्या हो गया, r sin थीटा प्लस f cos थीटा किसके इक्वल हो गया, mv²/r। तो r sin थीटा प्लस f cos थीटा। ओके, इसको लगा लो पहले इक्वेशन और आगे लिख लो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए बेटा इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, यानी r cos थीटा ने किसको बैलेंस कर रहा है, इन दोनों को, या इन दोनों ने किसको बैलेंस कर रखा है, r cos थीटा को। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए मैं लिखूंगा mg प्लस f sin थीटा शुड बी इक्वल टू r cos थीटा। अब बेटा ये याद रखना इक्वेशंस को कैसे मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। mg एक तरफ रखूंगा, इसको मैं लिखूंगा r cos थीटा माइनस f sin थीटा, ये बन जाएगी मेरी दूसरी इक्वेशन। बस तुम ये लगा लो, तुमने m वाली साइड एक तरफ, मैंने m रिड्यूस करवाना है, कटवाना है डिवाइड करवा के। तो इसमें तो m अकेला था ही, चलो इसमें m अकेला नहीं था ना, तो मैंने इसको उधर भेज दिया, इससे m इधर आ गया। अब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो m कैंसिल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करना है आपने। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए। सेकंड इक्वेशन आ गई वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए। आगे लिख दो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। तो 1 को 2 के साथ क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 के साथ क्या कर दो भैया, डिवाइड कर दो। तो 1 को 2 से डिवाइड किया, m से m क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो अब यहां पर क्या लिखा जी हमने, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। बस अब करते जाओ यार, इसको इससे डिवाइड किया तो बन गया mv²/r, नीचे mg इक्वल टू ये बना r sin थीटा प्लस f cos थीटा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा। इसके नीचे क्या आ जाएगा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा। इसके नीचे आ जाएगा r cos थीटा माइनस f sin थीटा, r cos थीटा माइनस f sin थीटा। बस चेक कर लेना भाई, इक्वेशन सारी सही बन गई हो। mv²/r, r sin थीटा प्लस f cos थीटा, और ये बन गया r cos थीटा माइनस f sin थीटा। ठीक ही है। ओके, यहां से बेटा m कट गया, ये आ गया v²/rg। ओके जी, अब इसको बस मॉडिफाई करना है बेटा। वैसे तो यही आंसर हो सकता है, यहां से v निकाल लो, बाकी मॉडिफिकेशन इसकी कर देते होते हैं। इसमें इसको मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ना r cos थीटा से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिया, r cos थीटा से डिवाइड कर दिया।
यहां कह लो आर कॉस थीटा, कॉमन निकाल दिया, जैसे मर्जी बोल दो। जब आर कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ऊपर क्या बचेगा, आर से आर कैंसिल होगा, ये बनेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बेटा इस टर्म को आर कॉस थीटा से डिवाइड किया, आर कैंसिल हो गया, साइन के नीचे कॉस रह गया, प्लस फिर इसको भी आर कॉस थीटा से किया तो ऊपर एफ कॉस थीटा कट जाएगा, नीचे आर बच जाएगा। करके देख लो। इसको भी आर कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ये तो 1 ही हो जाएगा, माइनस इसको भी आर कॉस थीटा से किया तो एफ साइन थीटा, इसमें कुछ नहीं कटना, आर कॉस थीटा आ जाएगा। फायदा क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू साइन बाय कॉस थीटा टेन थीटा माइनस एफ बाय आर प्लस म्यू आ जाएगा। बेटा म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर। जब फ्रिक्शन विक्शन सब मान लिया है तो म्यू भी तो है ना, म्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ बाय आर होता है, इसकी जगह म्यू आ गया। थोड़ा फास्ट कर लो यार, फास्ट हो ही नहीं पा रहा आज। 1 माइनस एफ बाय आर, म्यू आ गया, ये टेन थीटा आ गया। यहां से आर जी घुमाकर दूसरी साइड पर ले जाओ बेटा, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, घुमाओ भाई जल्दी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि तुम्हें बढ़िया से दिखे, तो मिटाना थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। ओके, क्या बना जी, ये बन गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा इनटू आर जी। बेटा ओके, ये रिजल्ट आ गया, यही निकालना था। और वेलोसिटी कितनी आ गई, म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर इंटू जी। अब इसको हम अपना फाइनल रिजल्ट मान सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी with which a banked road can be negotiated। ये जाहिर सी बात है म्यू आर जी से ज्यादा आएगी। अगर बैंकिंग करी ही ना हम, मान लो अगर हम बैंकिंग करते नहीं है बेटा, पुरानी वाली बात अगर मैं करूं, अगर हम बैंकिंग करें ही ना तो थीटा 0 होगा, tan 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ऊपर म्यू बचेगा, ये आर जी बचेगा, तो वही आ जाएगा रूट म्यू आर जी। ओके, तो नोट डाल के ये भी लिख ही लो चलो कि अगर नो बैंकिंग इज डन तो v फिर से वही आ जाएगी म्यू आर जी। ओके, और दूसरी बात, इफ फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड, मान लो फ्रिक्शन इग्नोर कर दें। असल में क्या होता है, बैंकिंग इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि फ्रिक्शन आप इग्नोर भी कर दोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर तो फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों लेकर चल रहे हो तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यह रिजल्ट आएगा। अकेले फ्रिक्शन के भरोसे बैठे हो तो ये आ जाएगी आपकी वेलोसिटी, और अगर आप फ्रिक्शन इग्नोर करके सिर्फ बैंकिंग के भरोसे बैठ जाओ तो यहां पे म्यू 0 कर दो। ओके जी, म्यू 0 हो जाएगा, वी मैक्स कितनी आ जाएगी, सिर्फ tan थीटा बचेगा, म्यू 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गई, नीचे 1 बच गया, उधर से म्यू 0 हो गया, tan थीटा हो गया, आर इंटू जी हो गया। अब यहां से tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, या यहां से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। ओके, ये भी यूज किया जाता है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। अब बेटा देखो, वैसे ये असली फार्मूला है, लेकिन न्यूमेरिकल्स वगैरह करने के लिए फ्रिक्शन को इग्नोर करके चलते हैं। ये वाला फार्मूला
यूज करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड में, थोड़ा सा कंक्लूजन लो। कंक्लूजन नंबर 1, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स, वो पता होना चाहिए। नंबर 2, व्हाई इट इज डन, ये पता होना चाहिए। नंबर 3, वेयर इट इज डन, ये भी क्लियर होना चाहिए। और अगली बात, इस पूरे बैंकिंग ऑफ रोड में पूरे डिस्कशन में एंड रिजल्ट क्या आना है। एंड रिजल्ट अल्टीमेटली आपको वी ही निकालनी है कि ज्यादा से ज्यादा वी कितनी रखें कि बिना टेंशन के आप कर्व नेगोशिएट कर सको। ठीक है जी, आप बिना टेंशन के कर्व नेगोशिएट कर सको। अब इसके बाद एक टॉपिक और रह गया, दैट इज बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। अब वो भी इसी लेक्चर के साथ लगा के मिलेगा आपको, चाहे लेक्चर लंबा हो जाए, 2 दिन में देख लेना भाई। लेकिन अब अकेले बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट को अलग नहीं कर सकते, तो अगली बात आपकी है बेटा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो बेटा अपनी बात क्या चल रही है कि भाई कर्व्ड रोड को कैसे नेगोशिएट करोगे। पहले हमने हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड को देखा, फिर बैंकिंग करवा दी यार, बैंकिंग वाला देख लिया। अब इसी से मिलता जुलता यार एक छोटी सी बात और है, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। काम खत्म करो यार, वो भी लिख लो। तो अगली बात बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट बेटा। अब ये भी छोटी सी बात है, 10 मिनट का काम है। क्वेश्चन आ जाता है यार इस पे, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में बताओ कि कितने एंगल से बेंड करना पड़ेगा। या सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई अ साइक्लिस्ट बेंड्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न। पहले तो डिस्कस करने इस बात को कि भाई कभी कभी साइकिल पे जाते हुए टर्न लेते वक्त जो साइक्लिस्ट है वो अपने आप को थोड़ा सा अंदर की ओर बेंड करता है। अब क्यों करता है, सिंपल सी बात है, टर्न लेते वक्त थोड़ा बाहर की ओर वो स्किड कर सकता है। अब उस स्किडिंग को बचाने के लिए एक तो हमारे पास होता है फ्रिक्शन, लेकिन हम अभी बात कर रहे थे फ्रिक्शन के भरोसे नहीं बैठे रह सकते। तो साइक्लिस्ट क्या करता है, वो थोड़ा सा अंदर की ओर अपना वेट डाल देता है। बेंडिंग से क्या होता है, वेट अंदर की, जैसे बैंकिंग से पूरी गाड़ी का वेट ही अंदर की ओर प्रोवाइड कर दिया ना, ऐसी बेंड होकर भी साइक्लिस्ट अपना वेट थोड़ा अंदर की ओर प्रोवाइड करता है, जिसे बाहर स्किड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपने अगर कभी मोटरसाइकिल रेसिंग वगैरह देखी हो तो बड़ी तेजी से आ रहे होते हैं और वो तो पूरा का पूरा मैं कहता हूं 40-40, 45-45, 60-60 डिग्री पर भी नीचे की ओर क्या कर जाते हैं, बेंड कर जाते हैं। उन्होंने अपने जो घुटने होते हैं ना, वहां पे पूरे गार्ड्स पहने होते हैं, वो इतना झुक जाते हैं कि वो कई बार वो घुटना नीचे लग जाता है सड़क पे। तो वो भी किस लिए करते हैं यार, कर्व लेने होते हैं ना, कर्व रोड है, तो इससे क्या होता है कि वेट अंदर की ओर लग जाता है, स्किडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आपसे कोई पूछे व्हाई अ साइक्लिस्ट बेंड्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न, तो उसका आंसर सीधा क्या दे देना भाई, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर क्वेश्चन आया था व्हाई बैंकिंग ऑफ रोड्स इज डन, उसका भी आंसर क्या था, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर बेटा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में फिर वही बात, मैं पॉइंट बनाता हूं, सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का मतलब क्या है। कि जी टर्न लेते वक्त साइक्लिस्ट या मोटरसाइक्लिस्ट वो अंदर की ओर क्या करता है, बेंड करने की कोशिश करता है। और दूसरी बात, व्हाई अ साइक्लिस्ट बेंड्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न, टर्न लेते वक्त साइक्लिस्ट बेंड क्यों करता है, तो उसका आंसर है वही, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा आंसर क्या है इसका, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगली बात, हमें यहां कैलकुलेट क्या करना है, हमें यार एंगल ऑफ बैंकिंग कैलकुलेट करना है। यहां अपना बैंकिंग नहीं, सॉरी बेंडिंग, यहां टारगेट पे क्या है, टारगेट पे थीटा है। पिछली दोनों आर्टिकल्स में टारगेट पे वी थी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल था
चाहे वो बैंक रोड थी, टारगेट वी था कि वी कैलकुलेट करना है। यहां टारगेट क्या है बेटा, थीटा है, कि हमें थीटा कैलकुलेट करना है कि कितने एंगल पर साइक्लिस्ट बेंड करता है। देखते हैं, ये मान लो कोई कर्व्ड रोड है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ही है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये बेटा वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये सेंटर है, साइक्लिस्ट ऐसे बाहर की ओर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, जब ऐसे जाएगा तो बेंड किस तरफ करेगा, अगर ऐसे जा रहा होता तो सेंटर इस तरफ है, टुवार्ड्स द सेंटर, अगर ऐसे जा रहा होगा ये कर्व होगा, तो चलते चलते बेंड हमारी कोशिश होती है किस तरफ करें, टुवार्ड्स द सेंटर। अगर सेंटर इस तरफ है, इधर बेंड करेंगे, तो सेंटर इस तरफ है, साइक्लिस्ट इधर को आ रहा था, तो ये हम साइक्लिस्ट की पोजीशन बना देते हैं भाई, ओके। ये सिचुएशन है, ये साइक्लिस्ट के साइकिल का हैंडल है, ये उसका अगला टायर है, मडगार्ड भी लगा हुआ है, उस साइकिल पे टल्ली भी लगी हुई है, ओके जी। तो इतने एंगल से अब पूरा साइकिल कहां बनाता रहूंगा, इतना बहुत है, इतने एंगल से अंदर की ओर बेंड कर रहा है, ये मान लेते हैं आपका एंगल ऑफ बैंकिंग है बेटा, बेंडिंग, सॉरी, दिस इज एंगल ऑफ बेंडिंग। तो ये सिचुएशन है। अब इस जगह पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी बेटा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगती है, अगर वो टेढ़ा हो गया ना तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। और जो वेट है ना, वेट साइकिल प्लस साइकिलिस्ट दोनों का जो कुल वेट है वो तो देखो, वो तो नीचे की ओर ही वर्टिकल डाउनवर्ड ही हमने शो करना होगा। तो वेट इधर लग रहा है, ये रिएक्शन लग रही है। दोनों आर्टिकल में बैंकिंग ऑफ रोड और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में आपको जो रिजॉल्व करना है एमजी नहीं करना, बस ये ध्यान रखना, रिजॉल्व आर करना है। अगर एमजी को रिजॉल्व कर दिया उलझ जाओगे, कहीं और ही पहुंच जाओगे। तो एमजी नीचे की ओर लग रहा था बेटा, ये आर है, यहां पर आर के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं, ये थीटा था, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, अंदर की ओर लगने वाला आर साइन थीटा हो जाएगा। फ्रिक्शन हम यहां पे इग्नोर करेंगे, और अगले ने बेंड करके ही काम चला लिया, फ्रिक्शन लग रही होगी वो भी हेल्प करेगी, लेकिन यहां फ्रिक्शन को हम इग्नोर करके चलेंगे कि बेंडिंग से ही उसने वेट ही इतना डाल दिया, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, लोड ही नहीं है। तो रिएक्शन के कंपोनेंट हो गए बेटा आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा था, अब उसी के चक्कर में तो उसको अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए बेंड होना पड़ गया ना। तो ये सिचुएशन है भाई, ये साइक्लिस्ट है, ये इस पे फोर्सेस लग रहे हैं बाहर की ओर, ये सेंट्रीफ्यूगल कर्व लेते वक्त बाहर की ओर इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गिरा सकता था, बाहर की ओर स्किड करा सकता था, फ्रिक्शन के भरोसे बैठा नहीं, ये थोड़ा बेंडी कर गया, यानी आर साइन थीटा इसको बैलेंस कर रहा है। अगर फ्रिक्शन लगा लोगे तो आर साइन थीटा के साथ फ्रिक्शन भी जुड़ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो ये दोनों बैलेंस करे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करे हुए हैं। अगर इसको ठीक ठाक तरीके से चलना है तो देयर मस्ट बी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, देयर मस्ट बी वर्टिकल इक्विलिब्रियम। तो हमने बोला टू नेगोशिएट द कर्व सेफली, है ना, इस सिचुएशन में टू नेगोशिएट द कर्व सेफली फॉर सेफ मूवमेंट, सेफ मूवमेंट के लिए क्या होगा जी, फॉर सेफ मूवमेंट देयर मस्ट बी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम बेटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए जो एम वी स्क्वायर बाय आर है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, आर साइन थीटा, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
या कह लो आर्क साइन थीटा, कम से कम इसके इक्वल तो होना ही चाहिए। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरा मैंने लिखा फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, मेहनत ज्यादा लग गई भाई आज। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम mg किसके इक्वल होना चाहिए, r cos थीटा के लिए कुछ ना करो, v टारगेट है, सॉरी थीटा टारगेट है, इस बार टारगेट क्या है थीटा। तो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड किया बेटा, तो रिजल्ट आ गया अपने पास m से m कट जाएगा, इट विल बी v स्क्वायर बाय आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी, आर से आर भी कट जाएगा, साइन बाय कॉस tan थीटा हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। खैर इससे आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वेलोसिटी निकालनी हो भाई आर जी ऊपर भेज दे, आर जी tan थीटा बन जाएगा, थीटा निकालना हो तो ऐसे निकल जाएगा। तो बेटा ये थी आपकी पूरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग, बेंडिंग वाली सिचुएशन। अब इस सारे की सारी चीज को हम एक ही लेक्चर में समेट कर रखेंगे, लेक्चर चाहे लंबा हो छोटा हो। ज्यादा बड़ा हो गया तो आप दो पार्ट में देख लेना, क्योंकि अब कितने मिनट का बना है या कितने घंटे का बना है वो तो अब एडिटिंग करने के बाद पता लगेगा मुझे, तो जो भी है, लेकिन मुझे सारी चीज बेटा एक ही जगह रखनी होती है। अब इसके टुकड़े नहीं कर सकता, आप इसके टुकड़े कर लेना, दो पार्ट में इस पूरे को अटेंड कर लेना। इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पे आ रहे हैं। इस चैप्टर पे एक दो बातें और रह गई होंगी, वो भी हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन ये बेंडिंग, बैंकिंग, नेगोशिएटिंग का ये एक ही जगह पर आना था, इसलिए इसको यहां पे जोड़ के इकट्ठे ही मिलेगा। इतना कर लो। कुछ बातें जो रहेगी, एक लेक्चर हम शायद फ्रिक्शन पे और देंगे, जिसमें छोटे मोटे कंसेप्ट, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाली बातें आ जाएंगी। बाकी टॉपिक वाइज लगभग खत्म हो गया, लेकिन एक लेक्चर फ्रिक्शन का और प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है।